सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, आई होप कि सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम ये लर्निंग सेशन जिसमें हम सीख रहे थे मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स। मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स में हम स्पेशली सीख रहे थे अर्थ मैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग। तो हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ओके, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में आप लोग मैग्नेटिक एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये सब आप प्रीवियस वीडियो में देख रखे हैं। सो अभी हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ठीक है। सो उसकी बात कर लेते हैं। क्या होगा कि जनरली ये मान लो कि मैग्नेटिक नीडल है, तो इसको जाके हम अर्थ की डिफरेंट प्लेस पे, जैसे मुंबई में, दिल्ली में, लंदन में, टोक्यो में, न्यूयॉर्क में, इस तरह से पेरिस में, अलग अलग जाके अलग अलग प्लेस पे अगर इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो इसका जो है मैग्नेटिक कंपास सब जगह ऐसा ही नहीं रहेगा। ओके, कहीं पर ऐसा दिखेगा, कहीं पर ऐसा दिखेगा, और उधर ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया में ये ऐसा दिखेगा। ठीक है। सो अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग प्लेन में, और टिप एंगल भी अलग अलग होगा। ओके, सो ये जो है अलग अलग प्लेस पे, अर्थ के अलग अलग प्लेस पे क्या होगा, डीप एंगल जो है अलग अलग होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ का, मैग्नेटिक फील्ड के जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी अलग अलग होगा। सो उसकी बात करेंगे। ओके, सो कहीं पर भी जाएंगे तो अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके हम 2-3 कंपोनेंट हम देखेंगे, चेक करेंगे। ओके, सो एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज कि कहीं आपने गए और उस केस में जो है ये मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर हमने फ्रीली सस्पेंड किया है, किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया है इस तरह से, तो ये जो है यहाँ पे इस तरह से मान लेते हैं कि सस्पेंड कर दिया, तो इसका टिप जो है मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस तरह से है, एक हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता हुआ है। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ होगा, ऐसा इस डायरेक्शन में होगा, और इसका 2 कंपोनेंट होगा। इसी नेट मैग्नेटिक फील्ड का 2 कंपोनेंट होगा। इसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोल देते। मैग्नेटिक मेरिडियन 2 कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो यहां पे ध्यान रखेंगे बच्चे, ये जो होगा फाई जो होगा इसको हम बोलते हैं डिक्लिनेशन एंगल। क्या? डिक्लिनेशन एंगल, डिक्लिनेशन एंगल। और एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। ठीक है बच्चे। और BH की बात करेंगे। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड BV की बात करेंगे तो ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो इसको ध्यान रखेंगे बच्चे। और BE क्या हो जाएगा? BE क्या हो जाएगा? नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एट एनी प्लेस। ठीक है। सो सिंपली आप देख सकते हो BH को लिखोगे तो क्या लिखोगे? BE cos फाई।
बीई कॉस फाई, एंड बीवी को लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बीवी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, बीई साइन फाई लिखेंगे बच्चे। ओके, सो आपको ये ख्याल रखना है। बी की बात करेंगे, बीई नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा बी एच का स्क्वायर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर, एंड यहीं से याद रखेंगे बच्चे tan फाई अगर लिखेंगे तो देखो ये tan फाई क्या हो जाएगा, बी वी बाई बी एच कर दे, बी वी बाई बी एच कर दे तो tan फाई होगा। ये बात हम याद रखेंगे, tan फाई, फाई क्या है, एंगल ऑफ डिप है, फाई क्या होता है, एंगल ऑफ डिप होता है। ओके, सो इसकी बात करेंगे हम लोग। दूसरा इसमें एक होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन क्या होता है उसमें, इसको याद रखेंगे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की बात करेंगे तो इसको, ये डिक्लिनेशन तो डिप एंगल होता है, इंक्लिनेशन होता है, सॉरी इंक्लिनेशन होता है। यहाँ पे हमने ये एक मिस्टेक किया है बच्चे, इसको याद रखेंगे, इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन, हाँ सही है ना, इंक्लिनेशन एंगल और डीप होता है, डिक्लिनेशन मतलब अलग होता है, वो अल्फा होता है। ओके, सो ये याद रखेंगे, इंक्लिनेशन एंगल जो होता है वो डीप एंगल होता है, याद रखेंगे। फाई क्या है, डिक्लिनेशन नहीं इंक्लिनेशन, यहाँ पे थोड़ा सा हमसे कंफ्यूजन हो गया था वहां पे जल्दी में। नाउ हमने पहले ही बताया था कि एक जो है ज्योग्राफिक मेरिडियन होता है और एक मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। ओके, सो ज्योग्राफिक मेरिडियन होता है और एक मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। ठीक है बच्चे, सो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। ओके, इसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोल देते। और ये जो हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये जो है आपका ज्योमेट्रिक मेरिडियन है, ये ज्योमेट्रिक मेरिडियन है। ओके, सो ज्योमेट्रिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है, इसको सपोज अल्फा या थीटा बोल देते। ओके, अल्फा बोल देते, इसको अल्फा बोल सकते, थीटा भी बोल सकते। तो अल्फा जो होगा ये होगा डिक्लिनेशन एंगल, डिक्लिनेशन एंगल याद रखेंगे, डिक्लिनेशन एंगल, हाँ सही है, डिक्लिनेशन एंगल। ये क्या होता है, अच्छा डिक्लिनेशन होता है। सो ये क्या होता है, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल, सॉरी एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन या फिर आप एनी मेरिडियन की बात करेंगे, ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, सो ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये जो है आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है, जीएम कहने का मतलब ज्योग्राफिक मेरिडियन और एमएम कहने का मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, सो मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और इसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं, इसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इसको याद रखेंगे बच्चे। सो ये जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड,
angle of declination angle and inclination angle, that is dip angle. ये तीनों जो होता है क्या कहलाता है? एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म. कौन सा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंगल, डीप एंगल एंड डिक्लिनेशन एंगल. उसको याद रखेंगे, डीप एंगल एंड डिक्लिनेशन एंगल. सो उससे रिलेटेड सारा चीज आप समझ गए. और भी होता है इसमें दो कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो है यहाँ पे नोट कर लेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे. हाँ, इफ फाई जो है डीप एंगल इन ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन, ओके, एंड फाई डैश जो है डीप एंगल in a plane which has theta angle with true magnetic meridian. टेन याद रखेंगे बच्चे कि टेन फाई जो होगा, या इसको बोलेंगे फाई डैश को क्या बोलेंगे? एपरेंट डीप एंगल बोलेंगे इस केस में. ओके, और किसी प्लेन में आपने फाई डैश डीप एंगल को मेजर किया जो कि ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं है. ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन में डीप एंगल फाई होता है. तो एपरेंट डीप एंगल एंड ट्रू डीप एंगल में क्या रिलेशनशिप होगा उसको नोट करेंगे. तो ये टेंजेंट ऑफ एपरेंट डीप एंगल शुड बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ ट्रू डीप एंगल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. इसको याद रखेंगे बच्चे. एपरेंट डीप एंगल जो होगा उसका टेंजेंट जो होगा ट्रू डीप एंगल के टेंजेंट को हम कोसाइन ऑफ थीटा. थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन प्लेन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. ओके, इसको याद रखेंगे. ठीक है बच्चे. सो इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये याद रखोगे. इस पे दो फॉर्मूला जो है, इस पे ही क्वेश्चन रेज किया जाता है ज्यादातर टाइम. ओके, सो ये जो है अगर मान लो कि हाँ डीप एंगल, ट्रू डीप एंगल है, ट्रू डीप एंगल जो है एक्चुअल में वो क्या होगा? एक्चुअल जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसमें ही आप पता कर पाएंगे. सो अगर मान लो कि 5-1 ट्रू डीप एंगल है और 5-1 जो है एपरेंट डीप एंगल in any plane, okay, which is not magnetic meridian, दूसरा फाई 2 ये भी है एपरेंट डीप एंगल ही होगा. apparent deep angle in another plane which is perpendicular to which is perpendicular to first plane
ओके। सो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक प्लेन है जिसमें डीप एंगल फाई 2 है और उसमें फाई 1 है, और टू मैग्नेटिक मेरिडियन जो प्लेन होगा उसमें फाई है। तो ये याद रखेंगे बच्चे, कॉट स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई 2। ओके, कोटेंजेंट स्क्वायर फाई 1 कोटेंजेंट स्क्वायर फाई 2 इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर फाई। ये इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप, इसको याद रखेंगे, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चे। सो इसको याद रखोगे। बेसिकली यही जो है दो फॉर्मूला पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे कि क्वेश्चन हम ले भी लेते हैं, ठीक है। कहता है ट्रू डीप वैल्यू एट ए प्लेस इज 30 डिग्री, वर्टिकल प्लेन कैरिंग नीडल इज टर्न थ्रू 30 डिग्री फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियम, कैलकुलेट अपरेंट डीप वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप। ओके, क्वेश्चन सुन लो। कहता है कि ट्रू डीप एंगल एट ए प्लेस, ट्रू डीप एंगल जो है किसी प्लेस पे, ट्रू डीप एंगल जो होगा मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा 30 डिग्री है। ओके, कहता है वर्टिकल प्लेन कैरिंग नीडल, तो ट्रू डीप एंगल को जो वर्टिकल प्लेन कैरी करेगा वो क्या होगा, ट्रू डीप एंगल को जो वर्टिकल प्लेन कैरी करेगा वो होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। कहता है नीडल इज टर्न थ्रू 30 डिग्री। अब क्या हुआ, प्लेन चेंज हो गया, प्लेन जो है मेरिडियन चेंज हो गया, ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी और प्लेन में आ गया 30 डिग्री से। ओके, फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन कैलकुलेट अपरेंट वैल्यू ऑफ डीप एंगल ऑफ डीप। ओके, कैलकुलेट अपरेंट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप। ओके, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन हमने बोल दिया है आपको। सो इस क्वेश्चन को सिंपली आप देखेंगे, एग्जाम्पल हम लिख के सॉल्यूशन लिख देते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल है आपका, क्या कहता है कि ट्रू डीप एंगल जो है, डीप एंगल जो है वो है 30 डिग्री। नाउ प्लेन हैज turned by 30 degree, then calculate apparent deep angle, apparent deep angle। अभी बताया कि apparent deep angle tan phi dash इक्वल टू क्या होता है, tan phi by cosine of theta। सो tan phi dash क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan phi का एक्चुअल वैल्यू क्या है 30 डिग्री है, थीटा का भी क्या है 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 30 नहीं cos 30 डिग्री ना। सो tan 30 1 बाय रूट 3 होता है, cos 30 रूट 3 बाय 2 हो जाता है। तो ये 2 ऊपर जाएगा और रूट 3 नीचे आएगा, तो 2 बाय 3 हो जाएगा। तो फाई डैश जो होगा अपरेंट डीप एंगल हो जाएगा, वो tan इनवर्स 2 बाय 3 हो जाएगा, tan इनवर्स 2 बाय 3 हो जाएगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको करने को मिलेंगे बच्चे। ओके, सो ये याद रखेंगे। और भी एक क्वेश्चन है, जैसे कि एंगल ऑफ डीप एट टू प्लेसेस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट टू प्लेसेस if vertical component at the two places are same, if the vertical component at two places are same। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने पढ़ दिया, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। करता क्या है कि डीप एंगल एट टू प्लेसेस, एंगल्स ऑफ डीप एट टू प्लेसेस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो अलग अलग प्लेस है, मान लो लंदन एंड दिल्ली। सो दोनों जगह पे अलग अलग है डीप एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है जी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो इस दोनों जगह के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में क्या रेशियो होगा इफ वर्टिकल कंपोनेंट एट टू प्लेसेस आर सेम, अगर दोनों प्लेस पे वर्टिकल कंपोनेंट जो है सेम है जी। ओके, ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ठीक है, तो इसको देख लो, सिंपल सा है भाई। एग्जाम्पल क्या है कि ये जो है डीप एंगल फाई 1 की बात कर ले तो ये 30 डिग्री, दूसरा प्लेस है
पेरिस फाई 2 तो ये है 45 डिग्री। ना हम बात करेंगे अगर वर्टिकल कंपोनेंट का, तो BV1 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा BE साइन 30 डिग्री। क्या? साइन 30 डिग्री। ना दूसरा हम बात करेंगे BV2 का, तो ये हो जाएगा BE1 कर देते हैं, BE2 कर देते हैं साइन 45 डिग्री। ओके, अब यहां पे कहता है कि BV1 जो है इक्वल टू BV2 है। ठीक है भाई, तो ये हो गया BE1 साइन 30 डिग्री इक्वल टू BE2 साइन 45 डिग्री। सो यहां से BE1 बाय BE2 की बात करेंगे तो ये हो गया साइन 45 डिग्री ओवर साइन 30 डिग्री। साइन 45 1 ओवर रूट 2 होता है और साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1 ओवर 2 होता है। तो 2 को रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा जी। ठीक है जी। नाउ आपसे पूछ क्या रहा है? कहता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का रेशियो क्या होगा। मतलब कि प्लेस 1 पे अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH1 है और प्लेस 2 पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH2 है। ओके, प्लेस 1 पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH1 मान लेते हैं, प्लेस 2 पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH2 मान लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में कोसाइन ऑफ फाई 1 डीप एंगल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में, BE2 कोसाइन ऑफ फाई 2 डीप एंगल। ओके, तो ये देखो यहां पे सो BE1 बाय BE2 तो आपको पता हो गया, एंड cos फाई 1 cos 30 डिग्री बाय cos 45 डिग्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया BH1 बाय BH2। आपको ये भी पता है, ये भी पता है, तो अपने आप ये निकल आया। सो ये तो रूट 2 आपने अभी निकाला है। ये क्या होगा? रूट 3 बाय 2 और ये हो गया 1 बाय रूट 2। तो ये हो गया आपका रूट 2 इंटू ये वाला ऊपर चला जाएगा रूट 2 और ये वाला 2 जो है नीचे आ जाएगा इंटू रूट 3 बाय 2। तो ये रूट 2 को खत्म कर देगा तो ये रूट 3 बचेगा। तो BH1 बाय BH2। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, आगे हम वीडियो में लेंगे, आपको पहले सॉल्व करने के लिए दे देंगे उसके बाद। ओके, सो ऐसे प्रॉब्लम फटाफट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि द वैल्यू ऑफ अपरेंट एंगल ऑफ डीप एट टू प्लेसेस मेजर्ड इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या है क्वेश्चन? अच्छे से सुनो, लिखने नहीं जा रहे हैं, आप सुन रहे हो तो लिख लेना अपने नोटबुक में। द वैल्यू ऑफ अपरेंट एंगल्स ऑफ डीप at two places measured in two mutually perpendicular planes are 30 डिग्री and 45 डिग्री। कहता है डीप एंगल का दो अपरेंट वैल्यू है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। कहता है डिटरमिन ट्रू एंगल ऑफ डीप एट द प्लेस। तो उस प्लेस पे ट्रू एंगल ऑफ डीप क्या होगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 30 डिग्री एंड 45 डिग्री क्या हो गया जी? अपरेंट डीप एंगल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल यही है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रू डीप एंगल वहां पे क्या होगा, फाई क्या होगा। ट्रू डीप एंगल करने का मतलब फाई क्या होगा बच्चे? सॉल्यूशन एक लाइन में अभी आपको बताया गया था कि कॉट स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई 2 इक्वल टू कॉट स्क्वायर फाई करो। सो ये हो गया कॉट स्क्वायर फाई 1 की बात करेंगे तो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू कॉट स्क्वायर फाई। आपको पता है कॉट 30 डिग्री tan 30 डिग्री रूट 3 होता है, tan 30 डिग्री रूट 3 होता है, तो कॉट 30 डिग्री tan 30 डिग्री 1 बाय रूट 3 होता है, tan 30 डिग्री 1 बाय रूट 3 होता है, तो cot 30 डिग्री रूट
√3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कर दो और यह देखो ये क्या हो जाएगा, cot 45 डिग्री जो है 1/10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री 1 होता है, cot 45 भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर ये हो गया cot स्क्वायर 5 जी, ठीक है जी। सो ये हो गया आपका 3 + 1 = cot स्क्वायर 5 हो गया जी। इसका मतलब कि cot स्क्वायर 5 हम जनरली जो डीप एंगल है 0 से 90 ही देते हैं, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस माइनस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो cot स्क्वायर 5 = 4 हुआ, तो cot 5 = हो गया 2, -2 नहीं रखेंगे यहाँ पे, याद रखेंगे। सो cot 5 हो गया आपका +2 ही होगा, इसका मतलब 5 जो होगा cot इनवर्स 2 हो गया, cot इनवर्स 2 हो गया, ट्रू डीप एंगल आपको मिल गया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, मेंस का ये क्वेश्चन होता है, तो इसको हम ख्याल रखेंगे। नाउ हम बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, सो इस केस में देखेंगे सो यहाँ पे देखो मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करेंगे अब। चलिए, तो अर्थ मैग्नेटिज्म भी हो गया। नाउ हम बात करेंगे बेसिकली क्या बात करने वाले हैं, टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, और मैग्नेटिक मटेरियल में कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है, मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी क्या, आधा घंटा मेरा वाला ले सकते हैं, वो मैं अभिषेक सर के पास है ना, वो सुन रहे थे, उनसे ले लीजिए। बच्चों यहाँ पे देखो हम बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करेंगे। तो मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी बेसिकली जो है मैग्नेटिक मटेरियल की बात करने वाले हैं हम। क्या करने वाले, मैग्नेटिक मटेरियल का ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस पूरे मैग्नेटिज्म में। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, सो ध्यान रखेंगे इसको। थ्योरेटिकली ये लास्ट है, अभी इसके बाद न्यूमेरिकल डिस्कशन ले सकते हैं एक दो वीडियो में, उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करेंगे। सो मैग्नेटिक मटेरियल की बात करेंगे बेसिकली। इसमें क्या क्या सीखते हैं, पहले मैग्नेटाइजेशन। ओके, सो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है बच्चे, अगर मान लो क्या किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल को रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, या फिर कहो तो इसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का क्रिएशन हो जाता है। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसका क्रिएशन हो जाता है। ओके, सो ये वाला जो होगा BO की बात करते हैं और BI की बात करेंगे। सो BO जो है वो BO की बात करेंगे, तो BO क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो कि एक्सटर्नल होता है। और BI की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड विद इन मटेरियल। ओके, ठीक है। सो इस केस में बच्चे ध्यान रखेंगे मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज डिफाइंड एज इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखेंगे, डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट
पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एनी मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, सो याद रखेंगे I इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। I की बात करेंगे तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी। सो इसका ऐसा यूनिट की बात करेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ I की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो मैग्नेटिक मोमेंट को क्या लिख सकते हो आप, ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट को क्या लिख सकते हैं हम, पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक मोमेंट डायपोल मोमेंट लिखते हैं, नहीं तो करंट कैरिंग कॉइल में डायपोल मोमेंट जो होता है I इंटू ए होता है, मतलब कि I क्या होगा, करंट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। सो इसको देखो तो क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को आप लिखते हो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर और उसको डिवाइड करोगे मीटर क्यू से, तो ये क्या हो जाएगा, ये m जो होता है ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो ये ऐसा यूनिट I की बात करोगे ऑफ I, तो ये हो जाएगा आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए होता है और इसके लिए, और वॉल्यूम के लिए क्या होगा बताओ, मीटर क्यूब हो जाएगा। सो ये हो गया आपका ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो एम्पियर पर मीटर, तो इसका मतलब ऐसा यूनिट ऑफ I जो हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ I जो हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। ओके, ठीक है बच्चों, इसको ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे इसका, ये एम्पियर पर मीटर हो जाता है बच्चे। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ हम बात करेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात करेंगे। ओके, सो I याद रखेंगे क्या होता है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है, ये भूल जाते हैं बच्चे। सो बार बार इसको रिपीट करके याद रख लेंगे कि मैग्नेटाइजिंग डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा। इंटेंसिटी ऑफ हम बात कर लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके, अगर किसी कोई मटेरियल है सो इसको मैग्नेट बनाना है, अगर कोई वर्कपीस है इसको मैग्नेट बनाना है, इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख देते हैं, उस एक्सटर्नल फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके, तो जब इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेट बन जाएगा। अब इसके अंदर जो है मैग्नेट बन गया है ये, तो इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाएगा इसके अंदर। उस मैग्नेटिक मोमेंट को जब पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डिफाइन करेंगे तो उसको मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे। और जिस एक्सटर्नल फील्ड में इसको रख के हम मैग्नेट बनाते हैं इसको, उस एक्सटर्नल फील्ड का भी इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। किस तरह से, तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात करते हैं तो ये जो है डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो, इट इज डिफाइंड एज ratio, it is defined as ratio of magnetizing field to permeability of free space, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, सो इस केस में H इसको हम डिनोट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड को H से डिनोट करते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो H इक्वल टू होगा, याद रखेंगे, B एक्सटर्नल जो होता है डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ओके, इसको आप याद रखेंगे, बच्चे। सो इस केस में
ये भी जो होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात करेंगे तो इसका ऐसा यूनिट जो होगा, ऐसा यूनिट ऑफ एच दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात करेंगे तो ये भी एम्पियर पर मीटर या फिर कह सकते हो एम्पियर पर मीटर। ओके, सो एम्पियर पर मीटर ही होता है इसका भी ऐसा यूनिट, मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच एंड मैग्नेटाइजेशन आई का जो है ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन जो होगा सेम होगा। ओके, सो इस केस में याद रखेंगे जनरली जो है अगर आप देखोगे H का वैल्यू इन केस ऑफ सोलेनॉइड, एयर कोड सोलेनॉइड के केस में करेंगे तो इन केस ऑफ एयर कोड सोलेनॉइड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इन केस ऑफ, याद रखेंगे इन केस ऑफ एयर कोर, मतलब कि उसके कोर में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एयर होगा सोलेनॉइड के कोर में। तो सोलेनॉइड के लिए मान लो कि ये एयर है, सिर्फ सोलेनॉइड है तो एयर है, तो इसके अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो हो जाएगा, फील्ड का स्ट्रेंथ जो होगा बी नॉट की बात करेंगे तो ये म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। ठीक है जी। सो इस केस में अगर H की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाय ये म्यू नॉट हो जाएगा। सो इस केस में याद रखेंगे फॉर सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जो होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इनटू करंट हो जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं इसको। ओके, सो इन केस ऑफ सोलेनॉइड अगर हम बात करें मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का तो ये होगा नंबर स्मॉल एन जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल एन आपको फिर से याद दिला देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अलग होता है एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अलग होता है। सोलेनॉइड की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, उसको याद रखेंगे इसको। ओके, ठीक है जी बच्चों। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट आपका कि नेट वैल्यू जो है बी ओ और बी इन की बात करेंगे तो नेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो सो इसमें जो हो जाएगा इस केस में बी की बात करेंगे तो यहां पर देखो हम इसको मिटा देते भी। अब मान लो कि इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल को रख लेते हैं, इसके मैग्नेटिक मटेरियल को रख लेते हैं तो इसमें एयर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर जो है मैग्नेटाइजेशन के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, सो नेट बी की बात करेंगे, बी की बात करेंगे। सो इफ, याद रखेंगे इसको, इफ ए मैग्नेटिक मटेरियल placed inside a magnet, then नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इनसाइड मटेरियल, याद रखोगे किसी मैग्नेट को अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, आप सोलेनॉइड की जगह आप सिंपली ऐसा समझ सकते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें ये आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल को रख रखा है। ओके, सो ये बी एक्सटर्नल हो जाएगा
और इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड हम मान लेते हैं इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उल्टा पुल्टा जिधर भी हो सकता है। सो ये है बी। सो इसमें बी जो होगा ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल की बात करेंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड विद इन मटेरियल जो होगा इज सम ऑफ या रिजल्टेंट ऑफ कर सकते हैं, और रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड that is B naught and due magnetic field due to magnetization I। ओके, सो B इक्वल टू बात करेंगे तो ये हो जाएगा BO प्लस BM, मैग्नेटाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है, BM। सो यहां पे BM जो हो जाएगा आपका, BO तो क्या हो जाएगा, BO की बात करेंगे तो BO जो हो जाएगा म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट इंटू एच होता है, और BM की बात करेंगे तो ये क्या होगा बताओ तो, BM जो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई हो जाएगा। तो यहां से B की बात करेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होता है म्यू नॉट H प्लस आई, इसको याद रखेंगे बच्चे। ओके, मैग्नेटिक ये BM जो है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी बात करें तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। ओके, मैग्नेटाइजेशन करने का मतलब आई। सो BM जो होगा म्यू नॉट आई हो जाएगा। अगर वेक्टर है तो सबको वेक्टर में लिखो, कोई इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। ओके, सो इसको याद रखेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड विद इन मटेरियल जो होगा म्यू नॉट H प्लस आई हो जाएगा। नाउ हम बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी। ओके, ससेप्टिबिलिटी। ओके, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, सो इसको याद रखोगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड बच्चों याद रखोगे आप इसको इस तरह से। ना बात करेंगे हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, स्पेलिंग चेक कर लेता हूं, सही है, हाँ सही है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको शायद जेटा पढ़ते हैं, मुझे नहीं आइडिया है। सो इसको ऐसा जेटा एम से डिनोट करते हैं। ओके, सो ये इस तरह से ही डिनोट किया जाता है। सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगा, ये सिंपली याद रखेंगे, रेशियो ऑफ I and H, रेशियो ऑफ I and H। सो ये क्या होगा, I बाय H याद रखोगे। ऑब्वियसली दोनों का डायमेंशन सेम होता है, ऐसा यूनिट सेम होता है, तो इट इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। अगर किसी मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है,
देन उसका क्या होगा, मैग्नेटाइज या मैग्नेट बनने की जो क्वालिटी होगी या टेंडेंसी होगी बहुत ज्यादा होगा। ओके, सो आसानी से मैग्नेट बन जाएगा। सो इफ ए मटेरियल has high value of susceptibility, then if a material has high value of susceptibility, then that material can easily be made into a magnet। ओके, सो अगर किसी मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है तो उस मटेरियल को अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस भी करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस भी करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो आसानी से मैग्नेट बन जाएगा और उसके अंदर जो मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, एंड magnetic field within material will be very high। ठीक है बच्चे, इसको ध्यान रखेंगे। So if a material has high value of susceptibility, then that material can easily be made into a magnet and magnetic field within material will be very high। Okay, so इसको याद रखेंगे आप लोग। Now हम बात करेंगे mu equal to magnetic permeability की बात करेंगे, magnetic permeability। ओके, तो susceptibility हो गया। Now बात करते हैं permeability का। परमिएबिलिटी। ओके, सो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं और म्यू इक्वल टू होता है, याद रखेंगे, बी बाय एच होता है। ओके, सो इट इज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए मटेरियल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, ये B जो होगा क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। याद रखेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब कुछ और होता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एंड H जो होता है विद इन मटेरियल, विद इन मैग्नेट, और मटेरियल की बात करेंगे। एंड H जो होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके, सो B इक्वल टू इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी का बात करेंगे तो ये रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, यूनिट की बात करेंगे इसका तो देखो ये क्या होगा, यूनिट की बात करेंगे, म्यू का यूनिट क्या होगा बताओ तो, ऐसा यूनिट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा यूनिट ऑफ म्यू की बात करेंगे तो बी का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का, बी का बात करते हैं तो बी क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी होता है ना, वीबर पर मीटर स्क्वायर, वीबर पर मीटर स्क्वायर होता है। और ऐसा यूनिट ऑफ एच की बात किया अभी
तो ये क्या था, ऐसा यूनिट ऑफ एच की बात किए थे। ऐसा यूनिट ऑफ आई और ऐसा यूनिट ऑफ एच क्या होता है, सेम होता है, एम्पियर पर मीटर होता है, एम्पियर पर मीटर होता है। इसको भी मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, नाम लिखे तो। इस केस में बी बाय एच की बात करेंगे तो बी बाय एच जो होगा, वी बार नीचे एम्पियर हो जाएगा और एक मीटर मीटर खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा वीवर एम्पियर, वीवर पर एम्पियर पर मीटर। ओके, डायमेंशन की बात करेंगे तो डायमेंशन जो होगा इसका MLT माइनस 2A-2, MLT माइनस 2A-2 डायमेंशन हो जाएगा। ये क्या है, डायमेंशन ऑफ म्यू। ये सब पूछा जाता है, याद रखेंगे इसको। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट अगर आप देखोगे तो उसको फ्लक्स डेंसिटी से भी रिलेट करते हैं। फ्लक्स कहने का मतलब वीवर होता है, आगे EMI में जब आएंगे तो फ्लक्स पढ़ेंगे आप लोग। मैग्नेटिक फ्लक्स वीवर होता है और फ्लक्स डेंसिटी कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, दैट इज वीवर पर मीटर स्क्वायर, एंड बी का जो होता है वीवर पर मीटर स्क्वायर होगा। डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, और भी मेथड है डायमेंशन को कैलकुलेट करने को। ओके, सो ये याद रखेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। नाउ बात करेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी। ओके, क्या, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगा, सिंपली आप जानते हो रिलेटिव परमिएबिलिटी करने का मतलब रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाएगा। और दोनों परमिएबिलिटी का रेशियो है तो डायमेंशन लेस होगा और यूनिट लेस होगा। ओके, डायमेंशन लेस होगा और यूनिट लेस होगा। तो ये क्या होगा, इसको म्यू आर से डिनोट करेंगे। इट इज रेशियो ऑफ permeability of medium to permeability of free space, permeability of free space होता है। ओके, सो सिंपली म्यू आर इक्वल टू क्या होगा, म्यू बाय म्यू नॉट कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं होगा। सिंपली ये क्या होगा, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। क्या, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस हो जाएगा ये। सिंपली अब म्यू आर का एक रिलेशनशिप होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से भी। म्यू आर का एक रिलेशनशिप होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से भी। ओके, सो इसको याद रखेंगे। सो ये जो होगा, बी की बात करते हैं तो बी इक्वल टू होता है आपका, बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट, और म्यू नॉट आपने अभी ही देखा होगा, म्यू नॉट एच और आई होगा, एच के साथ आई। और आई का अगर देखेंगे तो आई और एच का भी एक रिलेशनशिप आपने देखा होगा। तो म्यू नॉट एच और आई और एच का ससेप्टिबिलिटी के टर्म में भी एक रिलेशनशिप होता है। ओके, सो ये हो गया एच। ऑल्सो आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि बी की बात करेंगे तो बी क्या होगा, बी इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू इंटू एच हो जाएगा जी। बी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एच हो जाएगा। सो अगर हम देखो म्यू इंटू एच इक्वल टू लिख ले म्यू नॉट एच प्लस ससेप्टिबिलिटी टाइम एच। सो एच खत्म हो गया, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी हो जाता है। और ये जो है म्यू बाय म्यू नॉट क्या हो जाएगा, म्यू बाय म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। देखो तो सही है जी। इसका मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, याद रखेंगे इसको। ओके,
रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होगा म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ओके, सो ये सब कहानी है, याद रखेंगे ये सबको। नाउ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की बात करते हैं। तो मटेरियल जो होता है नेचर में तीन तरह का होता है। ओके, नेचर में तीन तरह का मटेरियल होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जनरली मैग्नेटिक मटेरियल कहने का मतलब नॉर्मल लाइफ में मैग्नेटिक मटेरियल कहने का मतलब जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, फेरोमैग्नेटिक जो शो करता है मटेरियल, उसको ही मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। ओके, ऐसे थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत जो मैग्नेटिज्म है हर एक मैग्नेट में होता है। थोड़ा बहुत जो मैग्नेट है मैग्नेटिज्म जो है हर एक मैग्नेट की बात छोड़ो, हर एक ऑब्जेक्ट हर एक मटेरियल में है। ओके, वो अलग अलग होता है। ज्यादातर जो है हमारे आसपास के जो मटेरियल वुड है, पेपर है, क्लॉथ है, स्टील की बात नहीं करेंगे, कुछ भी जो दिख रहा है आसपास, वॉल, कंक्रीट, ये सब। ओके तो ज्यादातर जो मटेरियल आपको दिखता है वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। ज्यादातर मटेरियल जो है डायमैग्नेटिक होता है और बहुत सारे मटेरियल जो है पैरामैग्नेटिक होते हैं और बहुत कम मटेरियल जो है फेरोमैग्नेटिक होता है। ओके, सो लगभग ज्यादातर तो डायमैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक करने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि ये सब्सटेंस है, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर है। ओके, इधर से इधर है, इधर से इधर अगर आपको बोली तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर जा रहा है। ओके, और इसको रख दिया तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। वो क्या करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। ओके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो है वो अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने में एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, बिल्कुल हल्का सा स्मॉल मैग्नीट्यूड का अपने में इंड्यूस कर लेता है, जिसको हम डायमैग्नेटिज्म बोलते हैं। ओके, सो आप ऐसा भी बोल सकते हो डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू व्हिच इफ मटेरियल प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन ये क्या होता है, फीबली जो है डिमैग्नेटाइज हो जाएगा, अपने आप को डिमैग्नेटाइज करेगा। ओके, सो क्यूरी और फेराडे जो था ऑब्जर्व और दैट ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंस हैव सर्टेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, ऑलमोस्ट सारे सब्सटेंस के पास जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। मे बी वो मैग्नेट जो है डायमैग्नेटिज्म हो, पैरामैग्नेटिज्म हो या फेरोमैग्नेटिज्म हो। ओके, so substance which have tendency to move from a stronger to weaker part of external magnetic field, and they develop this tendency because they are feebly magnetized in direction opposite to that of external magnetizing field. Okay, तो ये सब्सटेंस जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसका टेंडेंसी क्या होगा, हम इसको लिखने नहीं जा रहे हैं, लिखाने भी नहीं जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप एक एक वर्ड सुन के लिख लेना। ओके, सो डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो टेंडेंसी होता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्लेस किया तो उसका टेंडेंसी होगा कि स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ मूव करे। ओके, सो सब्सटेंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट को मूव करने की टेंडेंसी होता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ एक फीबली जो है, फीबली मतलब बिल्कुल ही कमजोर, बिल्कुल ही दुबला पतला। ओके, सो फीबली मतलब बिल्कुल ही थोड़ा सा, समझ लो। सो बिकॉज दे आर फीबली मैग्नेटाइज्ड इन डायरेक्शन, फीबली मैग्नेटाइज्ड इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो इसको याद रखेंगे तो ये रिपल्सन होगा। मान लो कि ये जो है, इसको आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हो। डायमैग्नेटिज्म में डायमैग्नेटिज्म को आप समझ सकते हैं। डायमैग्नेटिक की बात करेंगे तो डायमैग्नेटिक
सो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें ये सब्सटेंस है, ओके, मैग्नेटिक है, तो इसमें जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है BO, और इस मटेरियल में जो है छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा इनसाइड वाला मटेरियल वाला, ऐसा हो जाएगा। ये दोनों मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिपल्सन होगा, तो इसका जो वेलोसिटी होगा, मोशन जो होगा, मटेरियल का वेलोसिटी जो होगा या मोशन जो होगा, ये क्या होगा, इधर से इधर होगा, ये रिपेल करेगा ना, तो ये इधर को जाएगा, तो इस केस में ये स्ट्रॉन्गर सेक्शन से वीकर सेक्शन को चला जाएगा। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है याद रखेंगे, पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक, इस केस में अगर इसकी बात करते हैं तो ऐसे मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप क्या करते हो, इसमें रखते हो, तो इसमें जो है फीबली जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, फीबली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, लेकिन इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही ये क्या है, ये छोटा सा जो है मैग्नेटिक फील्ड ये इसके अंदर आ जाता है। इस केस में जो है एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, आसपास का मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो ये रिपेल कराएगा, ये जो है रिपेल करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को की बात करेंगे तो ये रिपेल करेगा, और इस केस में देखेंगे तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जो है अट्रैक्ट करेगा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो ये अपने में से जाने देगा इसको। सो ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इस केस में जो है ये जो है डायमैग्नेट जो होगा, डायमैग्नेट क्या होगा, मूव्स फ्रॉम stronger region to weaker region in an external field। इसमें क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, ये इसका मोशन देखेंगे, इसका अगर मोशन आप देखोगे, वेलोसिटी देखोगे तो ये इधर जाएगा, ये क्या है, ये फीबली मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन टू एक्सटर्नल फील्ड, इसमें जो है फीबली मैग्नेटाइज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में पैरामैग्नेट जो होगा, पैरामैग्नेट की बात करेंगे तो पैरामैग्नेट मूव्स फ्रॉम weaker region to a stronger region। in external magnetic field। इसका जो ससेप्टिबिलिटी होता है याद रखेंगे, इसका ससेप्टिबिलिटी जो होगा वो डायमैग्नेटिक की बात करेंगे तो याद रखेंगे लेस देन 1 होता है, लेस देन 0 होता है, निगेटिव होता है, क्या होता है, लेस देन 0 होता है, इसका मतलब ये म्यू आर जो होगा लेस देन 1 हो जाएगा, और इस केस में जो इसका जो है ससेप्टिबिलिटी जो होगा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0, और ये जो है इस केस में पैरामैग्नेट की बात करेंगे, ससेप्टिबिलिटी जो होता है ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, ओके, बट स्मॉल होगा, बट इसमें भी क्या होगा, स्मॉल होगा, इसमें भी निगेटिव है बट स्मॉल ही होगा, क्या होगा, स्मॉल ही होगा। इस केस में म्यू आर की बात करेंगे तो ग्रेटर देन 1 होगा, बट ज्यादा ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। और नेचुरली जो मैग्नेट की बात करते हैं, ना मैग्नेटिक सब्सटेंस, वो होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ओके। इन जनरली अगर आप मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हो
तो इसका मतलब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहे हो। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, स्टील, ये सब जो होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। ओके, सो जनरली मैग्नेटिक मटेरियल मीन ferromagnetic substance, ferromagnetic substance। ओके, सो इस केस में मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन जो होता है ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा is very high if they get placed in an external field, external magnetic field। ओके, इस केस में ये जो होगा x जो होगा मच 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 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव तो होगा ही, और क्या होगा, लार्ज होगा, वेरी लार्ज। ये पॉजिटिव होगा एंड क्या होगा, वेरी लार्ज। याद रखेंगे ससेप्टिबिलिटी जो होता है डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है, निगेटिव एंड वेरी स्मॉल। पैरामैग्नेटिज्म में क्या होगा, पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल। फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, पॉजिटिव एंड वेरी वेरी लार्ज। ओके, ये याद रखेंगे जनरली मैग्नेटिक मटेरियल कहने का मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, नाउ इसमें कुछ रूल भी होते हैं, याद रखेंगे। क्यूरीज लॉ, ओके, क्यूरीज लॉ होता है और क्यूरी-वीस लॉ होता है। ओके, सो जनरली अगर आप बात करेंगे तो ये सारे मटेरियल का क्या होता है, मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो ये इसमें जो एटॉम होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एटॉम जो है एक स्मॉल, वेरी स्मॉल वॉल्यूम, वेरी स्मॉल रीजन में अपने आप को एक क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट के टर्म में, डायपोल के फॉर्म में एस्टेब्लिश कर लेता है, जिसको डोमेन बोला जाता है, जिसको डोमेन बोला जाता है। इसका पीडीएफ भेज देंगे, उसको पढ़ लेना, हमें से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब उस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो डोमेन जो है सारा डोमेन अपने आप को क्या कर लेता है, अलाइन कर लेता है, एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। याद रखेंगे, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से भी काफी ज्यादा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उससे काफी ज्यादा हो जाता है। ओके, सो उसको याद रखेंगे। दूसरा आप याद रखेंगे क्यूरीज लॉ। क्या, क्यूरीज लॉ, बेसिकली जो मैडम क्यूरी थी वही क्यूरीज लॉ। ओके, सो क्यूरीज लॉ क्या है, ये जो है क्यूरीज लॉ होता है किसके लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए। क्या, पैरामैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। याद रखेंगे जो मैग्नेट बनता है तो मैग्नेट को क्या करो, डिमैग्नेटाइज करने के लिए क्या करते हैं, उसको हीट अप कर दो, उसको रख दो, हीट कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिमैग्नेटाइज हो जाएगा, समझ गए। या फिर उससे अल्टरनेटिंग करंट को पास करा दो तो भी डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इसमें याद रखेंगे क्यूरीज लॉ जो होता है, सिर्फ क्यूरीज लॉ की बात करेंगे तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होगा। और इसमें जो ससेप्टिबिलिटी जो होता है, इसमें ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ससेप्टिबिलिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी जो होगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। तो ससेप्टिबिलिटी की बात करेंगे तो इक्वल टू सी म्यू नॉट बाई टी। सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्यूरी कांस्टेंट, कौन सा, क्यूरी कांस्टेंट। और इसका ग्राफ देखेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए तो इसको याद रखेंगे बच्चे, ससेप्टिबिलिटी एंड टेम्परेचर का रिलेशनशिप।
ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सस्टेनेबिलिटी घट जाएगा। ओके, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ना वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल नॉन मैग्नेट बन जाएगा भाई। ठीक है, नाउ क्यूरी विश होता है, क्यूरी विश होता है। क्यूरी विश करने का मतलब टेम्परेचर, क्यूरी विश टेम्परेचर। ओके, सॉरी, क्यूरी विश लॉ, क्यूरी विश, हाँ, लॉ। ये जो होता है क्यूरी लॉ जो होता है, याद रखेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, ये जो होगा फेरोमैग्नेटिक के लिए होता है। ओके, फेरोमैग्नेटिक के लिए सबसे पहले आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है ना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो फेरोमैग्नेटिक बन जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा वो आपका ये बन जाएगा, सॉरी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। ओके, सो इसको याद रखेंगे। टीसी क्या है, टेम्परेचर टेम्परेचर above which temperature above which ferromagnetic substance magnetic substance turns into पैरामैग्नेटिक, याद रखेंगे। ओके, ये सब चीजें याद रखेंगे। सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को ही जो मटेरियल होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उससे ही परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, उससे ही परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। ओके, क्यूरी विश लॉ एबव द, इसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। टीसी को क्या बोलेंगे जी, उसको बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर, याद रखेंगे जी बच्चे। टीसी क्या है आपका, इसमें क्यूरी टेम्परेचर होता है, और क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर आपने मटेरियल का बढ़ा दिया तो वो जो है पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो ये सब याद रखेंगे, बहुत ही जरूरी चीज था। नाउ बात करते हैं हिस्टैरिसीस। ओके, ये लास्ट टॉपिक है और इसको खत्म कर देंगे तो हमारा मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल खत्म हो जाएगा। नाउ हम बात करेंगे हिस्टैरिसीस का। हिस्टैरिसीस में क्या होगा बच्चे, हिस्टैरिसीस, हिस्टैरिसीस स्पेलिंग, हिस्टैरिसीस का मतलब होता है लैग करना। ओके, हिस्टैरिसीस का मतलब क्या होता है, लैग करना, इसका जो वर्ड का मतलब होता है लैग करना। ओके, तो जनरली जो है किसी मटेरियल को आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, स्पेशली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को। ओके, सो व्हेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, स्पेशली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम प्लेस कर देते हैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें भी क्या होता है, मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल के अंदर भी आ जाता है। अगर मान लो कि ये जो है एक्सटर्नल फील्ड है और ये तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसमें भी बहुत सारा जो है लाइन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे इस तरह से। ओके, इसमें इसके अंदर बहुत सारा क्राउडिंग हो जाएगा। सो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन हो जाएगा। ओके, सो इस केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर बी की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है, ये बी नॉट होता है। सो बी की बात करेंगे बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है बी नॉट की। क्लियर? सो इस केस में याद रखेंगे हिस्टैरिसीस करने का मतलब क्या, लैग करना हुआ। तो अगर हम एक्सटर्नल फील्ड की बात करेंगे तो एक्सटर्नल फील्ड का अगर हम बढ़ाएंगे तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक्सटर्नल फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे
तो इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगा। तो बेसिकली जो है मैग्नेटिक मटेरियल के केस में जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम दो चीज काउंट करते हैं, एक आई दैट इज डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी बहुत तेजी से बढ़ेगा तभी बी बढ़ेगा। ये अगर बहुत तेजी से बढ़ेगा तभी ये बी जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा विद इन मटेरियल। और ये इसको तेजी से बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि इसको बढ़ाते गए तो ये बढ़ता ही जाएगा, एक सैचुरेशन लेवल तो आएगा ही। ऐसा नहीं है कि जितना बढ़ा इनफाइनाइट हम बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा ही ये। ओके, तो सिंपली जो है ये प्लॉट होता है इस केस में। इसकी बात करें तो अगर हम H को बढ़ाते हैं, H कहने का मतलब क्या होता है, H जो होता है आपका B नॉट बाय म्यू नॉट। मतलब H क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या होता है H आपका, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अभी ही बताया आपको H क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके, ठीक है जी बच्चे। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बढ़ाएंगे। और आई क्या है आपका, मैग्नेटाइजेशन। याद रखेंगे आई क्या है, मैग्नेटाइजेशन। सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर आप H को इंक्रीज करोगे, हम लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, लैंग्वेज में आप लिख के हमें सेंड करोगे असाइनमेंट में, इसको इंक्रीज करेंगे तो ये जो है ये भी इंक्रीज किया और एक लिमिट तक जाके रुक गया। अब उसके बाद इसको इंक्रीज कराने का कोई फायदा नहीं है, ये जो है ये इंक्रीज नहीं करेगा ऊपर। ओके, लेकिन फिर से जब हम क्या करते हैं, डिक्रीज कराते हैं, इसको यहां से 0 कराते हैं, तो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है ये 0 नहीं होता है, क्योंकि ये पाथ को रिट्रेस नहीं करता है, पाथ को रिट्रेस नहीं करता है। तो यहां से ये मान लो O है और ये है आपका R। ठीक है जी। सो इवन हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड को हटा लिए। देखते होंगे अगर आप आयरन का नील है, कोई कील है, उसको मैग्नेट में थोड़ी देर टच करके रख दो, उसको मैग्नेट को, ओके, मैग्नेट के पास रख दो, तो उसके बाद मैग्नेट को हटा भी दो, उसको नेल को या उसी पार्ट, लोहा का जो भी है पार्ट, उसको किसी दूसरे लोहे में जाके टच करोगे तो दूसरे लोहे को खींचने स्टार्ट कर देगा। ओके, क्योंकि उसमें रिटेंटिव पावर, मतलब कि वो जो मैग्नेट के पास में रहा था उसका वाला कुछ पावर अपने पास रख लिया है। ओके, सो ये क्या होता है, मैग्नेट रिटेंटिविटी होता है। OR की बात कहेंगे तो OR जो होता है रेमनेंस कह सकते हैं। इवन जो है हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड H को 0 भी कर देते हैं तो हमारा मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं होता है, बिकॉज जब इंक्रीज किया था तो इस पाथ से गया था, अब डिक्रीज कर रहा है तो इस पाथ से आ रहा है। ओके, सो ये जो है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म OR, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन मटेरियल, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। और रिटेंटिविटी क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। ओके, कि एक्सटर्नल फील्ड को हटा दिए तो भी इसमें मैग्नेटिज्म रह ही गया, जो वर्क फील्ड वर्क पीस था, मैग्नेटिक मटेरियल जो हमने प्लेस किया था उसमें मैग्नेटिज्म रह गया सेम ही डायरेक्शन में। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड को लगाएंगे। मान लो कि ये पहला ये सिचुएशन था कि ये भाई फील्ड मैग्नेट मटेरियल है, अब इसमें एक्सटर्नल फील्ड लगाए तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जनरेट हो गया। ओके, अब इसको हटा भी लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड खत्म नहीं होता है। थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा होगा तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बचा हुआ रह जाएगा OR। अब इसको खत्म करना है तो हमको थोड़ा सा क्या है, इधर मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब ये जाके खत्म हो गया। ओके, अब ये जाके थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं तो ज्यादा एक्सप्लेन होगा।
अब ये देखो ये क्या है, कोई मटेरियल है, इस मटेरियल के आसपास जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए थोड़ी देर, और तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको H बोलो और इसको I बोलो, इसमें I डेवलप हो गया। अब क्या किए, हम इसको हटा लेते हैं, इसको जीरो कर देते हैं, जाओ भाई भागो तुम, तो भी ये नहीं पूरा का पूरा भागेगा, इसमें थोड़ा सा बचा रह जाएगा। अब इस डायरेक्शन में थोड़ा सा बचा रह जाएगा, इसका मतलब ये नॉर्थ ये साउथ का लाएगा। अब इसको खत्म करना है मैग्नेटिक फील्ड को, तो हमें थोड़ा सा जो है एक्सटर्नल फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में अब लगाना पड़ेगा। तो अब ये खत्म हुआ। अब इसी को थोड़ा सा बड़ा कर दिए, तो इसमें अगेन जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, आई डेवलप हो गया इसमें। ओके, और फिर जब इसको खत्म कर दिए, और जब इसको खत्म कर दिए तो भी इसमें से जल्दी से खत्म नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा बचा ही रह जाएगा। समझ गए? सो यही साइकिल चलते रहेगा। तो ओ आर को रेमनेंस जो बच जाता है उसको रिटेंटिविटी बोलते हैं, और फिर रिटेंटिविटी को, जो रिटेंटिविटी जो बचा हुआ है विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, इस रिटेंटिविटी को जीरो करने में ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फील्ड लगाना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फील्ड जितने मैग्नीट्यूड का लगाना पड़ेगा उसको हम कोएर्सिविटी बोलते हैं। तो ओसी जो होगा, ओसी की बात करेंगे तो ये क्या होगा, कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी। ओके, अब ये फिर इसको अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाए तो इसका वैल्यू बढ़ गया, फिर इसको हटा लिए, इसको जीरो कर लिए, यहां से यहां तक देखो, इसको यहां से यहां तक बढ़ाए, ये जो है आई का वैल्यू यहां से यहां तक बढ़ गया। अब इसको फिर जीरो कर लें तो ये जो है घट जाएगा। ओके, और लेकिन इतना बच ही जाएगा। फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एच को लगाएंगे तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन एच यहां तक आएगा। और फिर अब इधर इधर करेंगे तो ये जो है ऐसा हो जाएगा। ये साइकिल चलता रहेगा, ये साइकिल चलता रहेगा। तो ओसी जो होता है कोएर्सिविटी होता है। तो कोएर्सिविटी क्या होता है, कोएर्सिविटी की बात करेंगे तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका कोएर्सिविटी के लिए कौन सा एक्सिस यूज करेंगे, ये एच वाला। सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इन रिवर्स डायरेक्शन, in reverse direction to vanish, to क्या किसके लिए, to make neutral, to make the magnet या workpiece material neutral। ओके, सो इसको रिटेंटिविटी को जीरो करनी, या टू मेक द रिटेंटिविटी ऑफ मैग्नेट जीरो, उसको हम कोएर्सिविटी बोलते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट जो होगा, इसमें याद रखेंगे, हिस्टैरिसीस लूप की बात करें तो व्हेन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई of ferromagnetic substance plotted against magnetic intensity for a complete cycle of magnetization and demagnetization, the resulting loop is called hysteresis loop। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आप लोग लिख लोगे इसको। when intensity of magnetization I and of ferromagnetic substance, intensity of magnetization I of ferromagnetic substance is plotted against magnetic intensity H for a substance, H for a substance नहीं होगा ना, when magnetizing, इसकी बात करेंगे I का, when magnetization of a ferromagnetic substance I is plotted against intensity of magnetizing field H for a complete cycle, then for a complete cycle of magnetization and demagnetization, then resulting loop is called as hysteresis loop। resulting loop is called as hysteresis loop। तो बाकी चीजें आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया। when we increase the intensity of magnetizing field from 0 to this one, then intensity की बात नहीं करें, magnetization of ferromagnetic substance increases from this position to this position। okay, and then when we remove the external field H,
then intensity magnetization in the material doesn't becomes zero even अगर रिमूव कर लेंगे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर लेंगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड तो खत्म हो गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो हो गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो हो गया, यहां पर हो गया, तो भी ये क्या है, ये जो है इस पाथ से नहीं आया, जीरो नहीं हुआ, ये यहां से यहां तक आ गया, मतलब कि यहां से यहां तक मैग्नेटाइजेशन को रिटेन कर लिया, तो उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। अब इस रिटेन रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को या रेमनेंस मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए, यहां से यहां तक जीरो लाने के लिए इसको H को अपोजिट डायरेक्शन में, यहां से यहां तक के मैग्नीट्यूड का मैग्नेटाइजिंग फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में यूज करना पड़ता है, तब ये जाके इसका वैल्यू जीरो होगा। फिर उसी अपोजिट डायरेक्शन में यहां से यहां तक वैल्यू ले जाएंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, फिर इसको डीमैग्नेटाइजेशन पे ले जाएंगे, तो ये कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन चलते रहेगा, और ये जो लूप बनाता है उसको ही हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं। ओके, सो ये याद रखेंगे। जो परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट के लिए लूप का जो होना चाहिए मोटा होना चाहिए। परमानेंट मैग्नेट की बात करेंगे तो याद रखेंगे, परमानेंट मैग्नेट में लूप जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। ओके, लूप जो होना चाहिए, लूप की बात करेंगे तो ये मोटा होना चाहिए, याद रखेंगे। सो ये होगा परमानेंट मैग्नेट का। ये HI, ओके, और इसमें ही अगर मान लो कि ये इस तरह से है, बिल्कुल पतला सा है, छोटा सा है, लूप अगर पतला सा है, छोटा सा, ओके, सो इस केस में ये जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये होगा स्टील का, और ये होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए जो यूज करते हैं, ये सॉफ्ट आयरन। याद रखेंगे बच्चे, ये इसमें जो है परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या होता है, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिविटी, इसके लिए यूज करते हैं, स्टील होता है जनरली स्टील, और ये क्या करते हैं, एल्निको। एल्निको क्या होता है, एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, एल्निको जो होता है एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन। एल्निको जो होता है आयरन, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, कॉपर। ओके, सो उसका कोर्सिविटी या रिटेंटिविटी दोनों बहुत हाई होता है। सॉफ्ट आयरन जो कॉइल में हम जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसका बनाते हैं उसमें आयरन कोर का यूज करते हैं, बिकॉज आयरन कोर जो है उसका रिटेंटिविटी जो है, आयरन की बात करेंगे तो रिटेंटिविटी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कोर्सिविटी उसकी उतनी ज्यादा नहीं होती। ओके, सो इसीलिए हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी जिसका कम हो। ये लूप का एरिया जितना ही कम होगा उसको मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज करने में एनर्जी का लॉस जो होगा वो उतना ही कम होगा। लूप का एरिया जितना ज्यादा होगा उसको मैग्नेटाइज एंड डिमैग्नेटाइज करने में एनर्जी लॉस उतना ही ज्यादा होगा। तो जनरली हमारे जो भी एप्लायंसेस होते हैं अल्टरनेटिंग करंट पे यूज करते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्या होता है, मैग्नेटाइज एंड डिमैग्नेटाइज होते रहता है। सो उसमें अगर ये ज्यादा होगा ये कोर्सिविटी रिटेंटिविटी वाला, तो उस केस में क्या हो जाएगा, रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी ज्यादा होगा तो एनर्जी लॉस दैट इज वो हीट के फॉर्म में हीटअप बहुत ज्यादा होगा, और इसलिए आयरन कोर की का हम यूज करते हैं जिससे हीटिंग जो है कम हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में
सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं, उसको याद रखेंगे। एंड परमानेंट मैग्नेट बनाने में हम हार्ड मटेरियल, हार्ड दो तरह के होते हैं, हार्ड मैग्नेट एंड सॉफ्ट मैग्नेट। तो हार्ड मैग्नेट का रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी ज्यादा होगा एंड सॉफ्ट मैग्नेट का रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी कम होगा। तो हार्ड मैग्नेट स्टील का बनता है, अल्निको का बनता है, या परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो हार्ड मैग्नेट का बनता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जिससे बनता है वो सॉफ्ट मैग्नेट होता है, सॉफ्ट आयरन होता है। इसको याद रखेंगे। ओके, हिस्टैरिसीस लूप हो गया। क्यूरी टेम्परेचर वाला रिलेशनशिप याद रखेंगे। परमानेंट पैरामैग्नेटिज्म के लिए ग्राफ क्या है और फेरोमैग्नेटिज्म के लिए कौन सा है। ओके, क्यूरी टेम्परेचर किस में होता है, क्यूरी कांस्टेंट किस में होता है, ये याद रखेंगे। डायमैग्नेटिज्म में कोई ऐसा क्यूरी टेम्परेचर का रिलेशनशिप नहीं होता है। ओके, ठीक है। सो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज होता है, एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा हीटअप करते हैं तो फेरोमैग्नेटिज्म जो है पैरामैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब चीजें आपको थ्योरेटिकली याद रखनी है, और आपको क्वेश्चन अब सेंड कर दिया जाएगा, और नेक्स्ट एक दो वीडियो हम ले लेंगे न्यूमेरिकल्स पे, और आप लोगों से बहुत जल्दी ऑफलाइन भी मुलाकात होगी। तो चलिए, होपफुली सब अच्छा रहेगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और भी अच्छा लगेगा। सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के थ्रू। थैंक यू।